Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS for the day 13 class of the mission HTIT. In this class we are going to discuss C++. ठीक है, तो हम कंप्लीट C++ 2 पार्ट्स में कवर करेंगे. इस पार्ट में हम स्टार्टिंग से लेकर कंस्ट्रक्टर तक कवर कर रहे हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और थोड़ा सा फाइल से रिलेटेड कवर करेंगे. ठीक है, तो जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ कवर कर रहे हैं वो सब HTET PGT कंप्यूटर साइंस वालों के साथ साथ UGC नेट CS, HSSC PGT CS या KVS NVS DSSB UPPSC इनमें से किसी का भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए यूजफुल रहेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस और क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स. यहाँ सबसे पहले मैंने इंक्लूड किए हुए हैं 2 क्वेश्चंस जिससे हमें पता चल पाएगा कि हमें कोर्स को किस तरह से कवर करना है. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, वैलिड स्टेटमेंट कौन सी है इन 4 ऑप्शंस में से. अगर आप चेक कर पा रहे हो तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन में है फ्रेंड फंक्शन के बारे में, सेकंड ऑप्शन में स्टैटिक डाटा मेंबर के, थर्ड स्टैटिक मेंबर फंक्शन एंड फोर्थ डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर्स दैट इज प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक. ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की बात की जा रही है. तो अगर यहाँ पे हमें किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में कंफर्म नहीं है तो हम इसका करेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे. ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि हमें पता है, हम शॉर्ट लिस्ट कर लिए कि नहीं ये दोनों ऑप्शंस नहीं पॉसिबल हैं और सेकंड और फोर्थ में हम कंफ्यूज हो गए कि कौन सा पॉसिबल है. ठीक है, एक के बारे में हमने पढ़ा हुआ है लेकिन स्टिल हमें पता है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक क्या होता है, लेकिन उनका नहीं पता कि किस ऑर्डर में और कितनी बार वो एक क्लास में आ सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, मैक्सिमम टॉपिक्स को आपने कवर करना है, उनके जो बेसिक्स हैं और किस तरह से उनके फीचर्स जो हम हैं उन्हें कैसे हमने कवर करना है, जो उनके डिफरेंट क्या हैं फीचर्स हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे आपने जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो सभी को क्या करना है, कवर करना है अच्छे से. ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है जिसमें आपसे वैलिड या नॉट वैलिड का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जिसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर लिया जाए. और देखिए दूसरी तरफ इतना सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है जहाँ पे आपसे ये पूछा जाए फादर ऑफ सी लैंग्वेज. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं जिसमें से हमें बताना है कि फादर ऑफ सी लैंग्वेज कौन सी. ठीक है, तो इस तरह से मिक्सचर आता है आपके पास क्वेश्चंस का. हमारे किसी भी सब्जेक्ट में कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं और कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं. ठीक है, हम पूरा कोर्स तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन ये चीज़ों पे हम नहीं क्या करते, फोकस करते हैं. ठीक है, हम मॉडरेट और डिफ़िकल्ट चीज़ें तो बहुत लगन से करते हैं कि हाँ इनको एग्ज़ाम तक बहुत अच्छे से कवर करना है, और कई बार हम इजी जो चीज़ें होती हैं, इजी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वही हो जाते हैं. ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है अपने जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसमें ईजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस को, लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट्स को. ठीक है, जो आप क्वेश्चंस स्टडी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी ये नहीं कि कोई क्वेश्चंस आप MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें स्किप कर दें इजी क्वेश्चंस को. सभी क्वेश्चंस को कवर करिए, कॉन्सेप्ट्स में भी आप सभी क्वेश्चंस को कवर करिए. ठीक है, तो आपका क्या होगा, पूरा सब्जेक्ट पे एक अच्छा सा होल्ड बन जाएगा अगर आपको हर तरह का क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं. ठीक है, तो C++, डेटाबेस, डेटा स्ट्रक्चर्स, बहुत से हमारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि उनमें से क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं कि आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपका होल्ड है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे C++ का है बजारने स्ट्राउस्ट्राप और डेनिस रिची हैं सी के, जेम्स ए गॉसलिंग है जावा के और डॉक्टर EF कॉर्ड हैं रिलेशनल डेटाबेस के, रिलेशनल डेटाबेस. ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें शुरुआत में ज़रूर इस चीज़ पे फोकस करें कि वो किसने डेवलप की है. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, देखिए कोई गारंटी नहीं है, बट इवन देन वी हैव टू स्टडी. So let's first of all have a brief introduction of C. After that we will move to C++. So C was created by Dennis Ritchie at AT&T Bell Labs in 1970s. इसका जो recent specification है वो कौन सा है, 9899:2018. This is the recent specification of C.
and this is specified under ISO, that is international standard. And informally इसे क्या बोला जाता है? C17. It is available on wide range of platforms from microcontrollers to supercomputers. And very few platforms are there for which C compiler is not available. Almost सभी platforms पर C compiler available है. It is a procedural language and it is also known as middle level language, which is because it is close to high level language as well as low level language. It does not directly support object oriented or generic programming. और एप्लीकेशन डोमेन्स देख लीजिए कौन कौन सी है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स, एम्बेडेड एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये सभी क्या है? एप्लीकेशन डोमेन्स हैं सी के. एंड सी हैज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड डेवलपमेंट ऑफ C++. नेक्स्ट C++. It was created by Bjarne Stroustrup at Bell Labs. Originally, its name was C with classes, but it was renamed as C++ in 1983. कौन सी ईयर में रीनेम हुआ? 1983 में. And the most recent specification of the language in IEC is 14882:2020. ये क्या है? आपका स्टैंडर्ड है. लेटेस्ट जो आपका स्पेसिफिकेशन है C++ का वो है. इनफॉर्मली इट इज नोन एज C++20. इसे सुपरसेट भी बोल दिया जाता है सी का. डायरेक्टली सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और जेनरिक प्रोग्रामिंग को. मेंटेन करता है एफिशिएंसी सी की. और एप्लीकेशन डोमेन्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, हाई परफॉर्मेंस सर्वर एंड क्लाइंट एप्लीकेशंस, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स सच एज वीडियो गेम्स, नेटिव कोड फॉर Android application as well. It has greatly influenced development of C# and Java. Next we have Java. Java was developed in 1990s by James Gosling at Sun Microsystems. Initially ये कहाँ डेवलप हुआ था? Sun Microsystems में, और उसके बाद इसे परचेज कर लिया गया था Oracle Corporation के द्वारा. And it is de facto standard, not international standard. De facto standard बेसिकली क्या होता है? जब पब्लिक क्या करती है? हाई रेट, मतलब हाई प्रपोर्शन में क्या होता है? पब्लिकली अगर कोई भी चीज़ एक्सेप्टेड होती है तो उसे क्या बोला जाता है? डी फैक्टो स्टैंडर्ड. ठीक है, उससे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं दिया गया, लेकिन पब्लिकली जब जावा आई तो इतना ज़्यादा उसे एक्सेप्ट किया गया तो उस वजह से वो क्या बन गया? डी फैक्टो स्टैंडर्ड. जब पब्लिक ही उसे इतना एक्सेप्ट करे तो वो बन जाता है डी फैक्टो स्टैंडर्ड. यूजुअली लेस एफिशिएंट देन C एंड C++. इट हैज सिंप्लीफाइड मेमोरी मैनेजमेंट विद गार्बेज कलेक्शन. एक हमारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, गार्बेज ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन C++ में होता है या नहीं होता है. ठीक है, डिफरेंट फीचर्स पूछे हुए थे. तो C++ प्रोवाइड नहीं करता है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन. ठीक है, तो जावा प्रोवाइड करता है, इसीलिए सिंप्लीफाइड है मेमोरी को मैनेज करना. डायरेक्ट सपोर्ट फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. और एप्लीकेशन डोमेन्स में आ जाते हैं वेब एप्लीकेशंस एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशंस. So first of all, let us discuss this simple program to understand the syntax of C++. Here in first line we have written hash include IOStream. So this is a preprocessor directive which will include all the contents of this header file which is iostream.h, या आप जिसे हम सिंपली अभी आज लेटेस्ट वर्जन्स में iostream लिखते हैं. अदरवाइज ये क्या है? iostream हेडर फाइल है. ठीक है, तो इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स को ऑलरेडी डिफाइन किया गया है, जैसे सी आउट विद इंसर्शन ऑपरेटर, और इसी तरह से सी इन होता है विद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर. ठीक है, तो ओ स्ट्रीम इज आउटपुट स्ट्रीम, आई स्ट्रीम इज इनपुट स्ट्रीम, एंड दीज टू फाइल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. ठीक है, तो यहाँ पे एक फाइल बन गई आपकी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जिसमें ऑलरेडी डिफाइंड है हमारा ऑब्जेक्ट्स लाइक सी इन सी आउट, जिन्हें हम क्या करें यहाँ पे इंक्लूड करें अपने प्रोग्राम में. नेक्स्ट वी हैव यूजिंग नेम स्पेस std. तो यहाँ पे आपको इस नेम स्पेस को अपने प्रोग्राम में ऐड करना होता है, अदरवाइज आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं. सेकेंड वे ऑफ राइटिंग दिस std एंड देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन सी आउट. देन वी हैव int main.
एंड दिस मेन फंक्शन इज देयर इन एवरी प्रोग्राम, ठीक है। मेन फंक्शन आपका हर प्रोग्राम में होगा, क्योंकि उसकी ओपनिंग ब्रेसिस से क्या होता है, आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है और क्लोजिंग ब्रेसिस पर एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव सी आउट एंड देन दिस ऑपरेटर, आफ्टर दैट हेलो वर्ल्ड। विद द हेल्प ऑफ दिस सी आउट एंड इंसर्शन ऑपरेटर वी विल बी एबल टू प्रिंट दिस हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो आपके प्रोग्राम में सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखते हैं जिन्हें हमें इंक्लूड करना है, जिन फाइल्स को हमें इंक्लूड करना है वो फाइल्स को मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप मेन फंक्शन लिखेंगे। आफ्टर दैट नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैन बी देयर इन योर प्रोग्राम, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या रहेगा, एक C++ प्रोग्राम। अभी डिफरेंट अगर सोर्स कोड फाइल्स हैं आपके पास विद द एक्सटेंशन .cpp और .cpp आपके प्रोग्राम्स जितने भी आप बनाते हैं उसका एक्सटेंशन रहता है। अगर हेडर फाइल्स कोई भी होती हैं तो उसका HPP रहता है एक्सटेंशन। तो डिफरेंट सोर्स कोड्स को हम क्या कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्ट फाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। सोर्स कोड को कंपाइल करने से क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट कोड आ जाता है, जो क्या है ऑब्जेक्ट फाइल्स में है, और उनका एक्सटेंशन क्या रहेगा आपका .o। और जब हम इनके इकट्ठे करके कंबाइन करके लिंक करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बन जाएगा, जिसे एग्जीक्यूट करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें आउटपुट चाहिए वो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव कमेंट्स। कमेंट्स आर बेसिकली फॉर द रीडर, नॉट द कंपाइलर। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। सिंगल लाइन हमारा इस तरह से दिया जाता है, मल्टी लाइन आपका इस तरह से दिया जाता है। मल्टी लाइन्स में हम जो भी स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज, जो मल्टी लाइन आपके कमेंट हैं वो नेस्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमने दिया हुआ है तो जब भी आपका फर्स्ट आ जाएगा क्लोजिंग, जो हम यूज़ करें स्टार एंड दिस स्लैश, तो इसके बाद आपका जो भी होगा लिखा हुआ कमेंट की फॉर्म में, वो कमेंट नहीं कंसीडर होगा, वो क्या होगा, सिंपल एक सेंटेंस या जो भी आपने लिखा होगा वो कंसीडर होगा। तो अगर वो करेक्ट फॉर्मेट में होगा तो ठीक है, अदरवाइज कंपाइलेशन एरर आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, नेस्ट नहीं होता है। कमेंट्स जो होते हैं आपके वो नेस्ट नहीं होते हैं, चाहे वो मल्टी लाइन है और सिंगल लाइन तो आपका एक ही लाइन में है। नेक्स्ट आपके पास है कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक कमेंट से भी पिछली बार एक पहले क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, और रिजर्व्ड कीवर्ड से भी आ चुका है। तो यहाँ पे हम एक कुछ शुरुआत में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं जहाँ से जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और जिनमें से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए भी हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिजर्व्ड वर्ड कीवर्ड्स की लिस्ट होती है हमारी हर लैंग्वेज में, जिन्हें हम जिनके मीनिंग्स क्या है, प्री डिफाइंड है, जिन्हें हम ऐसे ही एज अ वेरिएबल या एज एनी वेरिएबल नेम हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी तरह से C++ की भी कुछ लिस्ट है। तो यहाँ पे आपके पास प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, पब्लिक और प्राइवेट, ये 4 वर्ड्स दिए हुए थे, इसमें से पूछा हुआ था कौन सा कीवर्ड नहीं है, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट देखिए कीवर्ड है, प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है, लेकिन इम्प्लिसिट जो है वो कीवर्ड नहीं है, तो वो करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं, एक बार गो थ्रू कर सकते हैं सभी वर्ड्स को, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव C++ आउटपुट। जैसा कि हमने देखा कि आउटपुट हम किसकी हेल्प से दे सकते हैं, जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं सी आउट की हेल्प से। सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ओस्ट्रीम क्लास। ओस्ट्रीम क्लास का सी आउट क्या है, अब एक ऑब्जेक्ट है जो मिलकर किस ऑपरेटर के साथ, इंसर्शन ऑपरेटर के साथ, दिस ऑपरेटर इज नोन एज इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर के साथ क्या कर रहा है, आउटपुट कर रहा है वैल्यूज को या प्रिंट करा रहा है जो भी हम टेक्स्ट देना चाहते हैं। सो दिस इज इंट मेन एंड देन ये आपका प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद आपका आई एम लर्निंग C++ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिटर्न 0 क्यों दिया, क्योंकि हम यहाँ पे डाटा टाइप क्या ले रहे हैं, इंट ले रहे हैं। अगर आप वॉइड यूज़ करेंगे तो रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप इंट यूज़ करें तो हमें रिटर्न कराना पड़ेगा, चाहे 0 ही रिटर्न कराएं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी आउटपुट लेंगे, और इनपुट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सी इन यूज़ करते हैं। सी इन भी आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है या प्री डिफाइंड वेरिएबल बोल सकते हैं, जो आपका रीड करता है डाटा को कीबोर्ड से विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट है आपका आई स्ट्रीम क्लास का। सो दिस इज इंट xy, इंट सम,
सी आउट किया टाइप अ नंबर, तो स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, टाइप अ नंबर। उसके बाद हमने क्या किया, x की वैल्यू दे दी 10 दी, सपोज टाइप अनदर नंबर लिखाया 20 दे दिया, सम आपके पास हो गया 30 हो गया, और सम इज क्या लिखा आ गया, सम इज 30। ठीक है, तो सी इन क्या कर रहा है, बेसिकली आपका वैल्यूज को रीड कर रहा है। ठीक है, वैल्यूज को रीड करके क्या कर रहा है, स्टोर करा रहा है उन वेरिएबल्स में, जिस भी वेरिएबल में आप उसे स्टोर कराना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव C++ references. In C++, we have reference variable, which we don't have in C language. A reference variable is a reference to an existing variable. ठीक है, reference होता है existing variable का, and it is created with ampersand operator. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक वेरिएबल ली है फूड, जो कि इस टाइप का स्ट्रिंग टाइप का, और उसमें हमने वैल्यू इनिशियलाइज कराई है पिज़्ज़ा। ठीक है, तो हमारा कोई भी मेमोरी में है वेरिएबल फूड, जिसकी वैल्यू है आपकी पिज़्ज़ा। ठीक है, तो इसी टाइप का जब हम रेफरेंस क्रिएट करते हैं तो सेम ही टाइप का लेंगे उसे भी, तो स्ट्रिंग ही टाइप का हमने लिया रेफरेंस वेरिएबल भी। और रेफरेंस वेरिएबल जब भी हम ले रहे हैं, जब भी उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसके आगे लगेगा आपका M%। क्या लगेगा, M% एंड देन रेफरेंस वेरिएबल, और जिसका रेफरेंस आप क्रिएट कर रहे हैं वो वाला वेरिएबल यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सो डाटा टाइप M%, रेफरेंस वेरिएबल नेम, एंड आफ्टर दैट जो वेरिएबल नेम जिसका आप रेफरेंस बना रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका मील जो है एक रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा, रेफरेंस वेरिएबल बन जाएगा, किसके लिए, फूड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फूड के लिए क्या बन गया, रेफरेंस मील बन गया। अब आप इस वैल्यू को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप फूड से भी कर सकते हैं और मील से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे निक नेम हो जाते हैं या एलायस नेम हो जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे मील बन गया है रेफरेंस, या आप कह लीजिए एलायस नेम फूड के लिए। तो देखिए सी आउट फूड अगर आप लिखते हैं तब भी आपका आउटपुट क्या आएगा, पिज़्ज़ा, और अगर आप सी आउट मील लिखते हैं इस केस में भी आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा, पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे इस तरह से आपके पास कोई भी डाटा टाइप हो सकता है, लाइक इंट भी हो सकता है, इंट x इज इक्वल्स टू आपने लिया 5, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर आप ले रहे हैं इंट M% इज इक्वल्स टू x, तो यहाँ पे आपके पास अगर मेमोरी में x कोई वेरिएबल है विद द वैल्यू 5, तो अब x से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, और इसी तरह से आप m से भी इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके रेफरेंस वेरिएबल C++ में। नेक्स्ट इज C++ मेमोरी एड्रेस। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि हम M% को यूज़ कर रहे हैं क्रिएट करने के लिए रेफरेंस वेरिएबल। अब अभी तक हम C में क्या देखते आए थे कि M% को हम यूज़ करते थे गेट फेच करने के लिए मेमोरी एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल। ठीक है, तो वो काम आपका C++ में भी रहेगा, लेकिन कैसे किस तरह से हम यूज़ करें वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए टू एक्सेस यूज दिस ऑपरेटर टू access any memory address, we have to use M% operator, and how we are using like string food is equals to pizza। अभी हमने क्या किया, सेम स्टेटमेंट है आपकी। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि फूड जो वेरिएबल है हमारा, जो फूड वेरिएबल है, इसका हम क्या लेना चाहते हैं, एड्रेस लेना चाहते हैं। तो एड्रेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, M%। अगर अब हम लिखेंगे अगर M% फूड, तो उससे क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, किसका, कौन से वेरिएबल का, फूड वेरिएबल का क्या आ जाएगा आपके पास, एड्रेस हो जाएगा, और वो प्रिंट हो जाएगा हेक्साडेसिमल फॉर्म में। अभी हमने देखा कि किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को हम कैसे फेच कर सकते हैं। तो अब अगर हम उस एड्रेस को कहीं पे भी स्टोर कराना चाहते हैं, किसी भी वेरिएबल में किसी भी जगह पे अगर हम स्टोर कराना चाहते हैं किसी भी एड्रेस को, उसके लिए हमें लेना पड़ता है पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, उसके लिए हम क्रिएट करते हैं पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर वो वेरिएबल है जो स्टोर करता है किसी भी मेमोरी एड्रेस को। तो पॉइंटर वेरिएबल हमेशा किस टाइप का होगा, जिस टाइप के वेरिएबल का वो एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे अगर फूड जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का है, उसका एड्रेस अगर हम स्टोर कराना चाहते हैं किसी वेरिएबल में, तो इसे भी हमें किस टाइप का डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो PTR में वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप की है। ठीक है, वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, दैट इज़ नॉट द केस। जो PTR की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, इंटीजर ही होगी। पॉइंटर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंटीजर होती है। चाहे आप उसे इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करें, चाहे आप उसे कैरेक्टर टाइप का करें, चाहे फ्लोट टाइप का, चाहे
डबल टाइप का, किसी भी टाइप का कर रहे हैं, लेकिन पीटीआर की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, इंटीजर होगी। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि एड्रेसेस जो होते हैं हमारे हमेशा क्या होता है, अगर 16 बिट्स का है आपका कंप्यूटर तो 0 से लेके 2⁻16 - 1 तक। ठीक है, तो या 2⁻32 - 1 तक उसकी रेंज जाएगी। तो जितने बिट्स का अकॉर्डिंगली ही आपकी क्या होती है, मेमोरी की रेंज जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसका, यहाँ पे डाटा टाइप का मतलब ये है कि जिस तरह कि जिस वैल्यू, जिसके एड्रेस की वैल्यू इसमें स्टोर है, वो जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना मतलब है उससे, ये नहीं है कि जो पीटीआर की वैल्यू है वो इससे आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, नो। तो देखिए यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा है फूड की वैल्यू, उसके बाद स्टार पीटीआर में हमने क्या असाइन किया है, एम्परसेंट फूड। एम्परसेंट फूड क्या है, एड्रेस है फूड वेरिएबल का। देखिए यहाँ पे हमने फूड एक वेरिएबल है, पिज़्ज़ा उसकी वैल्यू है, 1000 एड्रेस पे सपोज ये स्टोर है। अब हमने क्या किया, एक पीटीआर क्या लिया, वेरिएबल लिया जो क्या है, पॉइंटर टाइप का है। इट मीन्स ये हमेशा क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। इसमें हमेशा कोई ना कोई एड्रेस ही जा सकता है, आप इसमें कोई भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल सकते पीटीआर वेरिएबल में, इसमें कोई ना कोई एड्रेस ही स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पीटीआर में क्या आ गया, 1000। अब अगर हम सी आउट पीटीआर फूड, सी आउट फूड कराते हैं, सी आउट फूड कराने से क्या प्रिंट होगा, पिज्ज़ा प्रिंट होगा। ठीक है, एम्परसेंट फूड प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे आपका सपोज 1000 आपका क्या है, एड्रेस है, तो क्या प्रिंट होगा आपका, एम्परसेंट फूड से 1000 प्रिंट होगा, 1000। ठीक है, इसका एड्रेस है 1000, तो यहाँ पे एम्परसेंट फूड क्या देगा, एड्रेस ऑफ फूड, एड्रेस क्या है फूड का, 1000, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 1000। /n से आपका पहुँच गया न्यू लाइन में। अभी सी आउट पीटीआर है, पीटीआर से क्या प्रिंट होगा, 1000 ही प्रिंट होगा। पीटीआर की वैल्यू क्या है, 1000, तो पीटीआर से क्या प्रिंट हो जाएगा, 1000। जो भी वैल्यू पीटीआर में होगी वो प्रिंट होगी। अगर यहीं पे इसी तरह से हम स्टार पीटीआर कर देंगे तो उससे डिफरेंट वैल्यू प्रिंट होगी, वो हम नेक्स्ट में देखते हैं। ये हमारा एस्टेरिस्क साइन या जिसे हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं, ये हमारी कोडिंग में दो तरह से यूज हो सकता है। फर्स्टली जब हम इसे डिक्लेरेशन में यूज करते हैं तो ये क्या करता है, क्रिएट करता है पॉइंटर वेरिएबल। सेकेंडली जब हम इसे विदाउट डिक्लेरेशन यूज कर रहे हैं, जहां पे हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, वैसे अपने स्टेटमेंट्स में यूज कर रहे हैं, वहां पे ये एक्ट करता है डी रेफरेंस ऑपरेटर की तरह। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल को। स्ट्रिंग फूड इज इक्वल्स टू पिज्जा किया हमने, तो फूड में आपके पास क्या स्टोर हो गया था, पिज्जा। उसके बाद हमने क्या किया, पीटीआर में इसका एड्रेस डाल दिया। ठीक है, पीटीआर में हमने क्या सेव किया, 1000, दैट इज एड्रेस ऑफ फूड। अब इसका पीटीआर का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। ठीक है, अब जब हम सी आउट पीटीआर कर रहे हैं तो क्या प्रिंट हो रहा है, 1000। सी आउट पीटीआर से क्या प्रिंट होगा, जो भी पीटीआर की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे स्टार पीटीआर जब हम लिख रहे हैं तब ये क्या किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, डी रेफरेंस ऑपरेटर की तरह, क्योंकि ये क्या देगा, हमें वैल्यू देगा इस एड्रेस के ऊपर जो है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार पीटीआर मीन्स पीटीआर क्या है, 1000, तो स्टार 1000। अब ये स्टार क्या कह रहे हैं, वैल्यू एट 1000। अब देखिए 1000 एड्रेस पे क्या वैल्यू है वो ये रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा, पिज्ज़ा। आपको क्या मिल जाएगा, पिज्ज़ा, विदाउट ऑर्डरिंग एट डोमिनोज, राइट। सो चलिए देखते, यहाँ पे हमने देखा कि हम जो स्टार ऑपरेटर यहाँ यूज़ कर रहे हैं, जो इनडायरेक्शन ऑपरेटर है, ये किस तरह से डिक्लेरेशन में और विदाउट डिक्लेरेशन हम यूज़ कर सकते हैं। डिक्लेरेशन में ये पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करेगा और विदाउट डिक्लेरेशन ये डी रेफरेंस ऑपरेटर की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हम किस तरह से पॉइंटर्स की हेल्प से अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं वेरिएबल की। तो देखिए स्ट्रिंग फूड इज इक्वल्स टू पिज्ज़ा है और स्टार पीटीआर में क्या है, एड्रेस है फूड का। उसके बाद हमने सी आउट फूड कराया तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा, उसी एग्जांपल को लेके चलेंगे, पिज्ज़ा। और एम्परसेंट फूड से क्या आ जाएगा आपके पास, 1000 एड्रेस ऑफ फूड, और स्टार पीटीआर से क्या आ जाएगा, पिज्ज़ा। ठीक है, अब स्टार पीटीआर में हम क्या सेव करा रहे हैं, बर्गर सेव करा रहे हैं। ठीक है, पिज्ज़ा की जगह अब क्या आ जाएगा, बर्गर आ जाएगा। तो पीटीआर यहाँ पे है जिसमें 1000 है और यहाँ पे आपके पास फूड है जिसमें ऑलरेडी क्या है, पिज्ज़ा। अब हम क्या करें, स्टार पीटीआर में क्या डाल दे रहे हैं, बर्गर।
तो अब स्टार पीटीआर मीन्स इस लोकेशन के ऊपर जो भी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी और वो पिज्ज़ा से हटके क्या हो जाएगी, बर्गर। ठीक है, अब सी आउट स्टार पीटीआर जब हम करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, बर्गर इंस्टेड ऑफ पिज्ज़ा। अब यहाँ पे 1000 जो लोकेशन है इसके ऊपर क्या वैल्यू आ गई है, बर्गर। तो स्टार पीटीआर क्या रिटर्न करेगा, बर्गर। और फूड जब हम प्रिंट कराएंगे फूड की वैल्यू भी क्या है, बर्गर। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यूज़ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो हम देखते हैं स्वैपिंग में कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, जब हम एग्जांपल्स देखते हैं तो कॉल बाय रेफरेंस में इसी तरह से होता है। सी में जब हम वैल्यूज़ को स्वैप करते हैं या फंक्शंस में जब भी वैल्यूज़ को सेंड कर रहे हैं तो इसी तरह से हम वैल्यूज़ को आगे अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू को हम चेंज कर पा रहे हैं इस अप्रोच से। चलिए देख लेते हैं एक बार डिफरेंस रेफरेंस और पॉइंटर के बीच में। ठीक है, सी प्लस प्लस में आपने देखा कि हम रेफरेंस भी यूज़ कर पा रहे हैं जो आपका एलाइस नेम या रेफरेंस की तरह वर्क करता है, और पॉइंटर्स जो हैं वो बेसिकली एड्रेसेस में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एड्रेसेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। एड्रेसेस को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ को अपडेट कर रहे हैं या एड्रेस को फेच कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रेफरेंस है दैट बिहेव्स लाइक एन एलाइस फॉर एग्जिस्टिंग वेरिएबल, दैट इज इट इज़ अ टेम्परेरी वेरिएबल, it is not a permanent variable. So the pointer is a variable which stores the address of a variable. Pointer क्या है, एक ऐसा वेरिएबल जो स्टोर कर रहा है एड्रेस वेरिएबल का, किसी और वेरिएबल का। रेफरेंस वेरिएबल डज नॉट रिक्वायर एनी इनडायरेक्शन ऑपरेटर टू एक्सेस द वैल्यू। इसमें इसके जब भी हम रेफरेंस वेरिएबल्स में वर्क कर रहे हैं तो हमें कोई ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधा ही हमने जब यूज़ किया %x इज इक्वल्स टू y, तो y का क्या बन गया, x, एलाइस नेम। अब हम कहीं पे भी x को यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़, कोई भी ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं, बस डिक्लेरेशन के टाइम पे हमें % को यूज़ करना है। सो पॉइंटर वेरिएबल में हमें क्या चाहिए होता है, इनडायरेक्शन ऑपरेटर चाहिए। जब भी हमने, जैसे हमने स्टार पीटीआर देखा, तो जब भी हमने किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो हमें इनडायरेक्शन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट रहती है। वंस द रेफरेंस वेरिएबल इज असाइंड देन इट कैन नॉट बी रीअसाइंड विद डिफरेंट एड्रेस वैल्यूज़। एक बार अगर हमने रेफरेंस वेरिएबल को असाइन कर दी कोई वैल्यू, तो उसके बाद दोबारा से हम कोई और वैल्यू असाइन नहीं कर सकते उसमें। पॉइंटर वेरिएबल क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है कि इसमें हम रीअसाइन कर सकते हैं कि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को या डिफरेंट वेरिएबल को पॉइंट आउट करें। अगर हमने एक बार % फूड दिया है तो हो सकता है पीटीआर में ही हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में % कोई और वेरिएबल का नेम दे दें। नल वैल्यू कैन नॉट बी असाइन टू द रेफरेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे हम क्या है, नल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे जहाँ हमने y दिया है, %x इज इक्वल्स टू y लिखा है, तो यहाँ पे हम नल नहीं लिख सकते, लेकिन नल वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं पॉइंटर वेरिएबल को। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल को आप नल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू इनिशियलाइज द वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो इसमें क्या है कि ज़रूरी है जब भी आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइम पे आप क्या करें, इनिशियलाइज करें। लेकिन पॉइंटर्स के केस में ऐसा नहीं होता है कि हम एक बार क्या कर सकते हैं, इंट स्टार पीटीआर लिख सकते हैं और उसके बाद हम पीटीआर इज इक्वल्स टू % फूड हमने किया वो कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि सेम स्टेटमेंट में ही हम इनिशियलाइज करें। ठीक है ना, उसकी डिक्लेयर करते हुए ही हम उसे इनिशियलाइज करें, बाद में भी हम उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। So these were the differences between reference and pointers. Next we have function parameters, arguments and return values. So we need to understand what is the difference between parameter and argument. जनरली हम क्या करते हैं, इन दोनों ही टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट कहीं पे भी फंक्शन में बोल देते हैं पैरामीटर है, कहीं पे भी आर्ग्यूमेंट है, बट देयर इज अ डिफरेंस। ऑल राइट, सो हेयर वी हैव टू फंक्शंस, स्क्वायर एंड कंप्यूट। टू फंक्शंस हैं हमारे पास। इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्क्वायर का रिटर्न टाइप है हमारा इंट और कंप्यूट का है वॉइड। अगर फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जिस तरह की वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वेदर इंटीजर, फ्लोट और डबल, रिटर्न टाइप भी उस फंक्शन का वैसा ही होगा। और अगर कोई फंक्शन किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है तब हम वॉइड यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो भी फंक्शन कॉल किया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंप्यूट फंक्शन किसे कॉल कर रहे हैं, स्क्वायर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो स्क्वायर फंक्शन कॉल किया जा रहा है तो इसकी जो भी लिस्ट होगी, जो भी वेरिएबल लिस्ट है, इसकी पैरामीटर्स लिस्ट बोलेंगे इसे। तो ये इसके जो आई जे जो भी हम वेरिएबल्स यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। और जहाँ से हम सेंड करें, जहाँ से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जहाँ
पे हम वेरिएबल्स को पास कर रहे हैं, तो ये वाला वेरिएबल क्या होगा, आर्ग्यूमेंट। तो जहाँ से भी हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जहाँ से हम वैल्यूज़ को सेंड कर रहे हैं, बेसिकली पास कर रहे हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे, वो वेरिएबल्स क्या होंगे, आर्ग्यूमेंट्स। और जो जहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं वो क्या होते हैं, पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि आर्ग्यूमेंट कौन से होते हैं और पैरामीटर कौन से होते हैं। नेक्स्ट वी हैव फंक्शन डिक्लेरेशंस एंड डेफिनेशंस। फंक्शन डिक्लेरेशन में हमें क्या क्या चीज़ें स्पेसिफाई करनी होती है, फंक्शन का नेम और डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बूल क्या है, यहाँ रिटर्न टाइप है, उसके बाद इज ऑड क्या है, फंक्शन का नेम है, और साथ में जो भी हमने पैरामीटर्स लेने हैं उनका टाइप। ठीक है, टाइप ऑफ पैरामीटर्स, और कितने पैरामीटर्स लेने हैं उनके लिए, सबके लिए लिखा जाएगा, चाहे आप वेरिएबल का नेम लिखें नहीं लिखें, आपको जो टाइप है पैरामीटर की वो देनी ज़रूरी है। तो इंट एक्स, इंट वाई, जितने भी आप पैरामीटर्स दे रहे हैं, या इंट कॉमा इंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमें कितने पैरामीटर्स हम रिसीव करें वो हमें डिक्लेरेशन में बताना होता है बिफोर डिफाइनिंग। नेक्स्ट फंक्शन डेफिनेशन में हमें सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है, डिक्लेरेशन जो हमने दिया है पहले से, और साथ में जो भी आपका कोड रहेगा उस फंक्शन का, वो पूरा कोड। तो ये क्या बोला जाता है, फंक्शन डेफिनेशन, और ये क्या है आपका, फंक्शन डिक्लेरेशन। नेक्स्ट वी हैव मेन फंक्शन। हमारे किसी भी प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक एंट्री पॉइंट माना जाता है प्रोग्राम के लिए। हमेशा मेन फंक्शन की ओपनिंग ब्रेसेस से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, और जो उसकी क्लोजिंग ब्रेसेस होती है वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो फंक्शंस हमारे दो तरह के होते हैं, यूज़र डिफाइंड एंड बिल्ट इन फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड एंड बिल्ट इन फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो यूज़र डिफाइन करता है, जैसे हमने अभी देखा था स्क्वायर फंक्शन या कंप्यूट फंक्शन। वो फंक्शंस क्या हैं, यूज़र डिफाइंड। बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, फंक्शंस बिल्ट इन ऑलरेडी बने हुए हैं और लाइब्रेरीज में कहीं ना कहीं सेव्ड हैं, स्टोर्ड हैं, ताकि हम उन्हें यूज़ कर पाएँ कभी भी। ठीक है, तो वो फंक्शंस कौन से होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस। तो मेन क्या है, मेन आपका फंक्शन यूज़र डिफाइंड है, लेकिन इसका नेम जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है। तो जो मेन फंक्शन है वो आपका क्या है, एंट्री पॉइंट है, और ये हमेशा होता है किसी भी हर प्रोग्राम में होता है ये। ठीक है, तो और ये आपका हर प्रोग्राम में होता है। और इसका रिटर्न टाइप C++ में क्या होता है, इंट। तो आपको रिटर्न 0 हमेशा करना पड़ता है, रिटर्न 0 आपको देना पड़ेगा, क्योंकि C++ में इसका रिटर्न टाइप होता है इंट। ये दो प्रोटोटाइप्स आपके अलाउड होते हैं C++ में, इंट मेन जिसमें आपका कोई भी पैरामीटर नहीं है, और इंट मेन जिसमें आपके पास 2 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंट argc एंड कैरेक्टर स्टार argv 2 पैरामीटर्स हैं। आर्क सी आपका क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ सी स्ट्रिंग्स, जितने भी सी स्ट्रिंग्स प्रोग्राम को प्रोवाइड कराए जाएंगे उनका नंबर देगा। इंटीजर है, नंबर आप स्पेसिफाई करेंगे इस वेरिएबल के थ्रू। और आर्ग वी से आप क्या दे रहे हैं, एरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग्स, पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, उसका एरे दे रहे हैं, जो भी आपके पॉइंटर्स हैं जो स्ट्रिंग्स के लिए हैं। ठीक है, आपकी मेमोरी में कुछ स्ट्रिंग्स हैं, यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स हैं आपके पास, उनके लिए क्या है, पॉइंटर्स का जो एरे बनेगा वो आप यहाँ पे दे रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव इनलाइन फंक्शंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल अगर फंक्शन होता है तो उस केस में कैसे कंट्रोल हमारा मूव कर रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे ही स्क्वायर फंक्शन हमारा कॉल होगा तो क्या होगा, स्क्वायर फंक्शन के लिए हमारा कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आया, कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू रिटर्न करनी है, उसके बाद हमारा कंट्रोल वापस से इसी स्टेटमेंट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल फंक्शंस में इस तरह से वर्क करता है कि कंट्रोल आपका जौन सा भी फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इनलाइन फंक्शंस के केस में क्या होता है, कंपाइलर जो भी कोड है, जो भी वहाँ पे जैसे स्क्वायर फंक्शन का कोड है, ठीक है, अगर उसे इनलाइन बना सकते हैं, ओनली इन दैट केस क्या होगा, जो भी फंक्शन की डेफिनेशन है वो क्या होगी, कॉपी हो जाएगी जो भी फंक्शन उसे कॉल कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट है तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन केस ये इनलाइन फंक्शन हो और यहाँ पे हम सिर्फ सी आउट कुछ भी प्रिंट करा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगी वो क्या होंगी, यहीं पे क्या हो जाएंगी, रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है,
तो देखिए, इनलाइन फंक्शन इज द फंक्शन फॉर विच कंपाइलर कॉपीज कोड फ्रॉम फंक्शन डेफिनेशन डायरेक्टली इनटू कोड ऑफ कॉलिंग फंक्शन। तो जो भी कॉल्ड फंक्शन होता है, जिस भी फंक्शन को हमने कॉल किया है, उस फंक्शन का कोड जो कॉलिंग फंक्शन है वहीं पे क्या होता है, कॉपी हो जाता है, रादर देन क्रिएटिंग सेपरेट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन मेमोरी। तो सेपरेट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो क्रिएट नहीं होती हैं मेमोरी में, क्या होता है वहीं पे क्या हुआ, कोड कॉपी हो गया। सिंस कोड कॉपी डायरेक्टली इनटू कॉलिंग फंक्शन, नो नीड टू ट्रांसफर कंट्रोल टू सेपरेट पीस ऑफ कोड एंड बैक अगेन टू द कॉलर। तो इस केस में दोबारा से ट्रांसफर को कंट्रोल को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, 2 बार करना पड़ेगा, अदरवाइज कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन पे जाएगा, फिर कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं कंट्रोल को, वो चीज़ कम नहीं होगी। इसी वजह से क्या होगा, एलिमिनेट करे ये परफॉर्मेंस ओवरहेड को। सो दैट्स वाई इनलाइन फंक्शंस एलिमिनेट performance overhead of function call. So we can request function be made inline by including inline qualifier. तो ये अगर एक फंक्शन है आपका, ये रिटर्न टाइप है और ये फंक्शन का नेम है, इसके आगे आप क्या लगा सकते हैं, कीवर्ड लगा सकते हैं इनलाइन। ठीक है, इनलाइन लगाते ही आपका ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनलाइन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, इनलाइन टिपिकली यूज फॉर वेरी शॉर्ट फंक्शंस। जो फंक्शंस बहुत शॉर्ट होती हैं, जो फंक्शंस बहुत छोटे होते हैं, उन्हीं फंक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, इनलाइन फंक्शंस को यूज़ करते हैं। अदरवाइज वो खुद भी रिजेक्ट कर देता है, कंपाइलर जो हमारी रिक्वेस्ट है उसे रिजेक्ट कर देगा। इन केस हमारे प्रोग्राम में, हमारे फंक्शन में कोई भी लूप है, लाइक फॉर लूप है, वाइल लूप है या डू वाइल लूप है, ठीक है, कोई भी अगर लूप है हमारे फंक्शन में, तब हमारी रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इट मीन्स किसी भी फंक्शन को आप इनलाइन तभी बना सकते हो अगर उसमें कोई लूप नहीं है। सेकेंडली, उसमें कोई भी स्विच नहीं होना चाहिए, केसेस नहीं होने चाहिए, और साथ ही साथ उसमें गो टू भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें आप किसी भी प्रोग्राम को नहीं बना सकते हैं इनलाइन अगर ये सब चीज़ें होंगी। साथ ही साथ अगर आपके पास स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, अगर आपके फंक्शन में स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, तब भी आप अपने फंक्शन को इनलाइन नहीं बना सकते। एंड नेक्स्ट, अगर आपका फंक्शन रिकर्सिव है, ठीक है, अपने आप को ही वो बार बार कॉल कर रहा है, जैसे फैक्टोरियल के प्रोग्राम में हो जाता है, ठीक है, तो उसी तरह से वो अगर फंक्शन एक अपने आप को कॉल कर रहा है तो वो क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन। अगर आपका फंक्शन रिकर्सिव है, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन नॉट मेक दैट फंक्शन इनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फंक्शन ओवरलोडिंग। जब हम एक ही प्रोग्राम में एक ही नाम से एक से ज़्यादा फंक्शंस बनाते हैं तो वो क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 इंट वेरिएबल्स को ऐड किया और इस सम में हमने 2 फ्लोट वेरिएबल्स को ऐड किया सपोज। ठीक है, तो ये एक ही प्रोग्राम में है लेकिन 2 डिफरेंट क्या हैं, फंक्शंस विद द सेम नेम। ठीक है, तो एक ही प्रोग्राम में अगर आप एक से ज़्यादा फंक्शंस लेते हैं जिनका सेम नेम है तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। सो इन फंक्शन ओवरलोडिंग मल्टीपल फंक्शंस कैन हैव सेम नेम एज लॉन्ग एज दे डिफर इन नंबर और टाइप ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन जो उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, या तो उनका नंबर डिफरेंट हो कि एक सम फंक्शन हो सकता है 2 आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है और एक सम फंक्शन 3 आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, 3 इंटीजर वेरिएबल्स को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, पैरामीटर्स को। तो इस तरह से आपका या तो नंबर डिफरेंट होना चाहिए इन आर्ग्यूमेंट्स का, या डेटा टाइप डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल लिया हुआ है प्रिंट फंक्शन का, तो ये क्या कर रहा है, एक्स टाइप का पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, इंटीजर टाइप का पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, और ये डबल टाइप का पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब हम प्रिंट, यहाँ पे आई लिया हुआ है हमने जिसकी वैल्यू है 5, और यहाँ पे डी लिया हुआ है जो डबल टाइप का है जिसकी वैल्यू है 1.414। तो जब हम प्रिंट आई करेंगे तो ये किसे कॉल करेगा, इंटीजर वाले को कॉल करेगा। जब हम प्रिंट डी लिखेंगे तो ये डबल वाला है, तो एग्जैक्ट मैच हो रहा है तो उसी को कॉल करता है, तो यहाँ पे डबल वाले को कॉल करेगा। और जब हमने प्रिंट 42 लिखा तो ये कॉल करेगा अगेन इंटीजर वाले को, और जब हम लिखेंगे प्रिंट 3.14 तो ये कॉल करेगा डबल वाले, जो भी हमारा फंक्शन है जो डबल टाइप के पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रहा है।
ठीक है, तो ये आपका होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। नेक्स्ट वी हैव स्टोरेज क्लासेस इन सी प्लस प्लस। सी में हमारे पास 4 होती हैं स्टोरेज क्लासेस, ऑटोमेटिक, रजिस्टर, एक्सटर्नल एंड स्टैटिक। और सी प्लस प्लस में एक ऐड हो जाती है म्यूटेबल। ठीक है, स्टोरेज क्लासेस बेसिकली क्यों यूज़ की जाती हैं, ताकि हम किसी भी वेरिएबल का लाइफ टाइम और विजिबिलिटी डिफाइन कर पाएँ। लाइफ टाइम क्या बताती है कि वो वेरिएबल कहाँ पे एक्टिव रहेगा, किसी एक फंक्शन में एक्टिव रहेगा या पूरे प्रोग्राम में एक्टिव रहेगा। विजिबिलिटी मीन्स कि वो वेरिएबल कहाँ पे एक्सेसिबल होगा, कि उसे एक पर्टिकुलर हम कहीं फंक्शन में ही एक्सेस कर पाएंगे या पूरे एक प्रोग्राम में एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो जो ऑटोमेटिक रहता है, ये डिफरेंट कीवर्ड्स हैं इनके लिए। तो ऑटोमेटिक का कीवर्ड ऑटो रहेगा और ये इसका लाइफ टाइम फंक्शन रहेगा। विजिबिलिटी भी लोकल रहेगा, एक जहाँ पे भी जिस भी ब्लॉक में या फंक्शन में हम इसे यूज़ करें सिर्फ वहीं तक रहेगा ये वेरिएबल। तो एक फंक्शन में अगर हम कोई भी वेरिएबल यूज़ करते हैं तो उसकी विजिबिलिटी क्या रहती है, वही फंक्शन रहता है। ठीक है, और इनिशियल वैल्यू क्या रहती है, गार्बेज। तो बाय डिफ़ॉल्ट सभी वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिक। नेक्स्ट वी हैव रजिस्टर। इसके लिए इसका लाइफ टाइम भी ब्लॉक रहेगा, एक फंक्शन ही रहेगा और विजिबिलिटी इसकी भी लोकल रहेगी। इनिशियल वैल्यू इसकी भी गार्बेज होगी। म्यूटेबल के केस में लाइफ टाइम क्या होगा, क्लास, और विजिबिलिटी क्या रहेगी, लोकल, इनिशियल वैल्यू गार्बेज रहेगी। एक्सटर्नल के केस में एक्सटर्न कीवर्ड यूज़ किया जाता है और उसका लाइफ टाइम क्या रहता है, पूरा प्रोग्राम। ठीक है, जैसे हम एक प्रोग्राम से पहले भी जब भी हम मेन यूज़ बना रहे हैं, मेन बनाने से पहले जो हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है उसके बाद अगर कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो उसका विजिबिलिटी क्या रहता है, होल प्रोग्राम। ठीक है, तो उसी तरह से है ये भी, चाहे हम उसे बाहर डिक्लेयर करें या अगर मेन में डिक्लेयर करें, किसी फंक्शन में करें और एक्सटर्न कीवर्ड यूज़ करें आप, तो उस वेरिएबल का जो लाइफ टाइम रहेगा वो होल प्रोग्राम रहेगा। तो उस वेरिएबल को ऐसा नहीं है आप किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में ही यूज़ कर पाएंगे, पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसका विजिबिलिटी क्या रहेगा, ग्लोबल रहेगा। उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, एक्सटर्नल टाइप के स्टोरेज क्लास से जो भी वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है तो उसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी 0। नेक्स्ट वी हैव स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक स्टोरेज क्लास के लिए हमें स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है और उसका लाइफ टाइम भी पूरा प्रोग्राम रहता है, लेकिन उसकी विजिबिलिटी जो रहती है लोकल रहती है। उस पर्टिकुलर वेरिएबल को अगर हमने स्टैटिक वेरिएबल कोई डिक्लेयर किया, स्टैटिक इंट आई, तो उसके लिए हमें क्या करना है, स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करना है स्टैटिक वेरिएबल के लिए। नेक्स्ट थिंग इज कि उसका जो विजिबिलिटी रहेगा वो लोकल ही रहेगा, लेकिन उसका जो लाइफ टाइम है, मतलब वो अगर कहीं पे वेरिएबल हम कहीं और कंट्रोल हमारा उस फंक्शन से बाहर जा रहा है तो वो वेरिएबल क्या है, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, उसका उसकी लाइफ बनी रहेगी। ठीक है, तो हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते कहीं और, क्योंकि वो लोकल है, विजिबिलिटी उसकी लोकल है, उसे एक्सेस इस फंक्शन के बाहर नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो एक्टिव रहेगा। ठीक है, अगर हम और किसी फंक्शन में जाके वापस इस फंक्शन में आ रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, रिटेन रहेगी। ठीक है, उसकी वैल्यू रिटेन रहेगी, उसकी वैल्यू ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वापस से उसकी वैल्यू वही रहेगी। तो इसकी इनिशियल वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। स्टैटिक वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट वी हैव डायनेमिक मेमोरी इन सी प्लस प्लस। कई बार हमें क्या होता है, जो हम मेमोरी चाहिए होती है किसी भी प्रोग्राम के लिए, वो हमें प्रोग्राम बनाने से पहले नहीं पता होता कि अगर एरे बना रहे हैं कितने हमें हो सकता है डाटा कितना स्टोर करना है, नहीं पता होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट होता है, उस डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो सी में हमने देखा मैलोक और कैलोक हमारे फंक्शंस होते हैं एलोकेट करवाने के लिए, और फ्री होता है उसे, उस मेमोरी को जब हमारा यूज़ पूरा हो जाता है फ्री करने के लिए। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में हम इन्हें तो यूज़ करते ही हैं, साथ में हम न्यू और डिलीट ऑपरेटर्स को भी यूज़ करते हैं डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए और फ्री करने के लिए। तो इसका क्या सिंटेक्स रहता है, पॉइंटर वेरिएबल इज इक्वल्स टू न्यू डाटा टाइप। तो देखिए न्यू के लिए हमारा ये एग्जाम्पल है, इंट स्टार पी इज इक्वल्स टू न्यू इंट। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, डाटा टाइप स्टार पी, इसका मतलब क्या है, पी आपका एक पॉइंटर वेरिएबल है और वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। डाटा टाइप हमने बता दिया इंटीजर डाटा टाइप। ठीक है, तो ये जो पी है ये बेसिकली इसमें जो भी एड्रेस स्टोर होगा उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है वो क्या है, इंटीजर टाइप की है। ठीक है, इसी तरह से फ्लोट स्टार क्यू, तो अगर हमने एक क्यू वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल लिया तो अब यहाँ पे क्यू में जो भी एड्रेस स्टोर है वो जो एड्रेस है मेमोरी में वहाँ पे कौन सी वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, न्यू की हेल्प से डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करा सकते हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए हमने क्या किया,
पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है, इसी तरह से हम एरे के लिए भी कर सकते हैं। एरे के लिए अगर हमें करना है तो साथ में आपको यहाँ पे क्या दे देना है, साइज दे देना है। ठीक है, इन दो केसेस में हम सिंगल वेरिएबल ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए इंट स्टार पी वैल्यू इज इक्वल्स टू इंट न्यू इंट एंड देन अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एक एरे मिल जाएगा। एरे के लिए आप स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, तो 45 इंटीजर वेरिएबल्स के लिए हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। तो इस तरह से हम एरे के लिए अगर हमने मेमोरी एलोकेट करानी है तो एरे के लिए मेमोरी एलोकेट कराते हैं इंटीजर एंड देन जो भी पॉइंटर वेरिएबल है इज इक्वल्स टू न्यू इंट एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको स्पेसिफाई करना है साइज। जितने भी वैल्यूज़ आपको स्टोर करानी है तो उतने के लिए आप क्या करा देंगे, उतना साइज आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह से आप डिलीट पॉइंटर वेरिएबल जब लिखेंगे तो डिलीट पी अगर लिखते हैं तो ये पॉइंटर वेरिएबल जो है इसको मेमोरी एलोकेट हुई है वो अनअसाइन हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आपने एरे के लिए मेमोरी ली हुई है और उसे आप डिलीट कराना चाहते हैं तो आपको डिलीट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स आफ्टर दैट जो भी आपका नेम है वो नेम लेंगे और साथ में आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो जितनी भी मेमोरी एलोकेट हुई थी वो क्या हो जाएगी, डी एलोकेट हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव क्लासेस। क्लास इज अ यूजर डिफाइंड टाइप और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उसके इंस्टांसेस होते हैं। क्लास क्या स्पेसिफाई करती है, किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा और कौन से ऑपरेशंस उसके ऊपर परफॉर्म किए जाएंगे। क्लास कंसिस्ट ऑफ 0 और मोर मेंबर्स। मेंबर्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप, डाटा मेंबर्स हो सकते हैं क्लास में और साथ के साथ फंक्शन मेंबर्स हो सकते हैं जिन्हें हम मेंबर फंक्शंस भी बोलते हैं। डाटा मेंबर्स क्या डिफाइन कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। और फंक्शन मेंबर्स क्या डिफाइन करें, ऑपरेशंस जो हम उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। इंटरफेस वो पार्ट है क्लास का जिसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं यूजर्स। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या आ जाते हैं, मेंबर फंक्शंस। इंटरफेसेस क्या हैं, बेसिकली मेंबर फंक्शंस हैं जिन्हें यूजर्स डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन वो पार्ट होता है क्लास का जिन्हें यूजर्स एक्सेस करते हैं इनडायरेक्टली थ्रू द इंटरफेस। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन क्या हो जाएगा, डाटा मेंबर्स जिन्हें हम जर्नली प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं और उन्हें मेंबर फंक्शंस के थ्रू ही यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या कंट्रोल कर रहे हैं, लेवल ऑफ एक्सेस, कौन यूज़र कितना एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो वो हमारा कौन बता रहा है, एक्सेस स्पेसिफायर्स बता रहे हैं। 3 लेवल्स होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। प्राइवेट कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ मेंबर फंक्शंस उस क्लास के, जिस भी क्लास में हमने प्राइवेट डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर किया हुआ है उस क्लास के फंक्शंस मेंबर फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं या उस क्लास के फ्रेंड। ठीक है, कोई भी फ्रेंड फंक्शन है उस क्लास का या फ्रेंड क्लास है तो वो एक्सेस कर सकती है। पब्लिक जो होते हैं डाटा मेंबर्स, जो मेंबर्स होते हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं हम, किसी भी कोड के द्वारा वो एक्सेस हो सकते हैं और कहीं पे भी अपने पूरे प्रोग्राम में उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में आएगा, हम आगे इसे डिस्कस करेंगे। तो पब्लिक मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट क्लास इंटरफेस एंड प्राइवेट मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट क्लास इम्प्लीमेंटेशन। ये हमारा एक सिंपल एग्जांपल है सिंटेक्स शो करने के लिए कि किस तरह से हमारी क्लासेस होती हैं। क्लास और उसके बाद क्लास का नेम एंड देन ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस और उसके बाद आपका सेमीकोलन आ जाएगा। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट जो भी आपके पब्लिक मेंबर्स हैं, चाहे फंक्शंस हैं चाहे डाटा मेंबर्स हैं, वो सब आप यहाँ पे देंगे, डिक्लेयर कर रहे हैं मेंबर फंक्शंस को या डिफाइन कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे प्राइवेट में आपके पास वो मेंबर फंक्शंस या डाटा मेंबर्स आ जाएंगे जिन्हें आप प्राइवेट डिक्लेयर करना चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिफ़ॉल्ट मेंबर एक्सेस। जो क्लास मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने क्लास माई क्लास लिखा है और यहाँ पे कुछ भी आप डिफाइन कर रहे हैं तो वो क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, प्राइवेट है। ठीक है, तो अगर आप किसी को भी पब्लिक बनाना चाहते हैं तो आपको पब्लिक स्पेसिफायर वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा और फिर जो भी आप यहाँ पे पब्लिक में लिखेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, पब्लिक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्ट भी क्या है, क्लास है जहाँ पे मेंबर्स क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं, जहाँ पे सभी मेंबर्स क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्ट एंड स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेस। स्ट्रक्चर में आपके पास क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट सभी मेंबर्स पब्लिक होते हैं और क्लासेस में बाय डिफ़ॉल्ट सभी मेंबर्स प्राइवेट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव डाटा मेंबर्स।
तो हमने देखा डाटा मेंबर्स क्या हैं, बेसिकली वेरिएबल्स हैं जो हम डिक्लेयर करते हैं अपनी क्लासेस में. सो दिस इज इंट एक्स, इंट वाई, ये आपके क्या हैं, डाटा मेंबर्स हैं. पब्लिक में अगर आप कोई भी डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे क्या लिया, इंट जेड. ठीक है, तो ये वाले आपके क्या क्या हैं, बाय डिफ़ॉल्ट क्या हैं, प्राइवेट. और किसी डाटा मेंबर को अगर आप पब्लिक बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं. और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, उसमें आप पब्लिक एरिया में जो भी है यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर कर देंगे. ठीक है, अब हमने बाहर मेन में सपोज क्या किया, एक ये क्लास क्या है एक्स वाई जेड, इसकी तरह का क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. अब p डॉट एक्स इज इक्वल्स टू अगर 0 लेंगे हम, ठीक है, ये अगर सपोज हमने मेन में लिया या कहीं और लिया प्रोग्राम में, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, p डॉट एक्स को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, आपका प्राइवेट है. ये डाटा मेंबर क्या है, प्राइवेट है. तो हम इसे मेंबर फंक्शन के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं. इसके लिए हमें इस क्लास में एक मेंबर फंक्शन लेना पड़ेगा. वो मेंबर फंक्शन ही इस प्राइवेट जो आपका डाटा है उसे एक्सेस कर पाएगा. लेकिन हम अगर बाहर कहीं पे आउटसाइड दिस क्लास अगर यूज़ करें p डॉट जेड, ये आपका अलाउड है क्योंकि ये क्या है, पब्लिक है डाटा मेंबर. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम क्या करते हैं, मेंबर्स को लेते हैं पब्लिक और प्राइवेट, उसी के अकॉर्डिंग ही उन्हें हम एक्सेस कर पाते हैं. ठीक है, जो प्राइवेट होंगे उसे आप आउटसाइड द क्लास नहीं यूज़ कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, और जो पब्लिक होंगे उसे आउटसाइड द क्लास आप एक्सेस कर पाएंगे. नेक्स्ट वी हैव मेंबर फंक्शंस. तो दो तरह से हम किसी भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं जो क्लास को बिलोंग करता है. या तो हम उसे इनसाइड क्लास डिफाइन कर दें या आउटसाइड क्लास डिफाइन करें. ठीक है, तो देखते हैं दोनों ही तरह से. देखिए यहाँ पे क्लास है माई क्लास. माई क्लास क्या है, क्लास नेम. उसके बाद हमने क्या दिया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर. उसके बाद वॉइड माई मेथड. माई मेथड क्या है, एक मेंबर फंक्शन है किस क्लास का, माई क्लास का. और उसे देखिए यहीं पे हम क्लास के अंदर ही क्या करें, डिफाइन कर देते हैं. ठीक है, तो सी आउट हेलो वर्ल्ड. उसके बाद हमने माई क्लास का इन मेन में क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया माई ऑब्जेक्ट. माई ऑब्जेक्ट डॉट माई मेथड को जब हम कॉल करेंगे तो आपका ये कॉल होगा और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप देख पा रहे हैं किस तरह से हमने कॉल किया है. ऑब्जेक्ट जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है डॉट मेथड नेम, जो भी ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट का नेम डॉट जो भी आपका मेथड का नेम है वो वाला मेथड नेम, उससे आपका क्या होगा, कोई भी फंक्शन कॉल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास के अंदर ही इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं. अगर हम क्लास के बाहर डिफाइन करना चाहते हैं फंक्शन को तो हम क्या करेंगे, डिक्लेयर उसे करेंगे विद इन द क्लास वॉइड माई मेथड. उसके बाद आपकी क्लास क्लोज हो गई. अब उसके बाद हमने जब यहाँ पे क्या की है, डिफाइन की है, तो आप क्या लेंगे, वॉइड डाटा टाइप, उसके बाद क्लास नेम. ठीक है, तो एक प्रोग्राम में आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस पॉसिबल हैं, तो हमें नहीं पता चलेगा ये मेथड कौन सी क्लास का है. तो उसके लिए आपको क्लास नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो भी हमारा मेथड का नाम है, फंक्शन का नेम है. उसके बाद जो भी उसकी बॉडी है वो लिख देंगे. एंड आफ्टर दैट इन द सेम वे हमारा यहाँ से कॉल हो जाएगा. ठीक है, तो मेंबर फंक्शन को हम इनसाइड क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं और आउटसाइड क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं. और मेंबर फंक्शंस भी आपके प्राइवेट भी हो सकते हैं और पब्लिक भी हो सकते हैं. मेंबर फंक्शन पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं. अगर प्राइवेट आपने मेंबर फंक्शन बनाया है तो वो आप यहाँ पे मेन में आउटसाइड द क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर सकते हैं. प्राइवेट फंक्शन को हम पब्लिक फंक्शन, कोई भी पब्लिक फंक्शन होगा उसके अंदर से वहाँ से कॉल कर सकते हैं. जो कोई भी पब्लिक फंक्शन होगा वो ही कॉल कर पाएगा प्राइवेट फंक्शन को. नेक्स्ट वी हैव मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट्स. तो जो भी मेंबर फंक्शंस होते हैं इसके लिए जो भी हमारा स्पेस रहता है वो कॉमन रहता है. मेंबर फंक्शंस के लिए हर फंक्शन के लिए हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग स्पेस नहीं मिलता है. हर फंक्शन के लिए जो स्पेस रहता है वो कॉमन रहता है सभी ऑब्जेक्ट्स के पास. ठीक है, और जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हर मेंबर वेरिएबल के लिए जितने भी डाटा मेंबर्स हैं उनके लिए सबके लिए अलग अलग स्पेस मिलेगा. ठीक है, हर ऑब्जेक्ट को, अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो हर ऑब्जेक्ट को क्या मिलेगा, डिफरेंट स्पेस मिलेगा मेमोरी में अपने डाटा मेंबर को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए. लेकिन मेंबर फंक्शंस को कॉमन ही एक ही स्पेस मिलता है सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए. नेक्स्ट वी हैव स्टैटिक डाटा मेंबर्स. सो स्टैटिक डाटा मेंबर्स वो क्लास मेंबर्स होते हैं जिन्हें डिक्लेयर किया जाता है स्टैटिक कीवर्ड से, और इनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं. ये फीचर्स आपको माइंड में रखने हैं क्योंकि इन्हीं फीचर्स में से क्वेश्चंस आते हैं. जो भी कॉन्सेप्ट्स हम कर रहे हैं उसके फीचर्स आपको माइंड में रखने हैं ज़रूर.
तो स्टैटिक डाटा मेंबर्स जो होते हैं उनकी एक ही कॉपी क्रिएट होती है पूरी क्लास के लिए और वही सभी ऑब्जेक्ट्स के द्वारा शेयर की जाती है। चाहे आप कितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लें, चाहे आप 50 करें, चाहे 10 करें और चाहे 100 करें, एक ही कॉपी उस तरह के डाटा मेंबर की क्रिएट होगी। कौन सी तरह के? स्टैटिक डाटा मेंबर की, पूरी क्लास के लिए। इट इज़ ऑलवेज इनिशियलाइज टू 0 व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। जब भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस क्लास का, तभी ये मेंबर जो है स्टैटिक मेंबर, ये इनिशियलाइज हो जाएगा 0 से। और किसी तरह की इनिशियलाइजेशन परमिटेड नहीं है, अलाउड नहीं है। इट इज़ विजिबल ओनली विद इन द क्लास बट इट्स लाइफ टाइम इज द इंटायर प्रोग्राम। जैसे हम सी में स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करते थे, डिक्लेयर करते थे और यूज़ करते थे, उसी तरह से ही रहेगा। इसकी भी विजिबिलिटी पूरी क्लास में होगी, लेकिन जो लाइफ टाइम होगा वो एंटायर प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो वापस आके जो हमारा स्टैटिक मेंबर है उसकी वैल्यू क्या है, इट मीन्स वो रिटेन करके रखेगा। ठीक है, विजिबिलिटी इसकी क्या होगी? क्लास, लेकिन लाइफ टाइम इसका क्या होगा? एंटायर प्रोग्राम। तो देखिए, अगर ऑब्जेक्ट 1 है, 2 है, 3 है, इसका कोई भी वैल्यू है जो पर्सनल है, ठीक है, जो डाटा मेंबर है ये इसकी कोई ऐसा है जो स्टैटिक नहीं है, तो उसकी हर एक ऑब्जेक्ट के पास डिफरेंट कॉपी होगी। लेकिन अगर एक हमने काउंट ली है स्टैटिक डाटा मेंबर, ठीक है, तो वो सभी ऑब्जेक्ट्स का क्या होगा? कॉमन होगा, कॉमन टू ऑल द 3 ऑब्जेक्ट्स इफ वी आर टेकिंग एनी ऑब्जेक्ट एज स्टैटिक। तो देखिए, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इसे कैसे हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक क्लास लिया हमने स्टूडेंट, जिसमें प्राइवेट आपका क्या है? रोल नंबर, और एक वेरिएबल लिया हमने स्टैटिक टाइप का काउंट। नेक्स्ट हम पब्लिक में एक फंक्शन ले रहे हैं गेट डाटा, जिसमें हम एक पैरामीटर लिया हुआ है ए, जो यहाँ से वैल्यू पास होगी वो आपकी इस पैरामीटर में आ जाएगी। तो वो वैल्यू आपकी किस में हम सेव करा रहे हैं? रोल नंबर में सेव करा रहे हैं। और काउंट आपका क्या है? एक स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है, तो ये इसे हम कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो ये अपने आप ही क्या है? पूरी क्लास का है। तो जैसे ही हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी अपने आप। ठीक है, तो जैसे ही हमने आगे फर्दर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट की और गेट डाटा कॉल होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी अपने आप। ठीक है, काउंट प्लस प्लस की वजह से। नेक्स्ट हमने क्या दिया? शो काउंट, और यहाँ पे सी आउट करा दिया काउंट की वैल्यू। ठीक है, और जब भी हम कोई भी स्टैटिक वेरिएबल लेते हैं तो हमें उसे इस तरह से भी डिक्लेयर करना, डिफाइन करना ज़रूरी है। इंट स्टूडेंट एंड देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, आफ्टर दैट जो भी आपका वेरिएबल का नेम है। ठीक है, तो जो भी डाटा टाइप है वो आया, उसके बाद क्लास नेम एंड देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद जो भी आपका वेरिएबल नेम है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये वेरिएबल किस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया? स्टूडेंट टाइप के 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। उसके बाद हमने क्या किया? s1.getData, जिससे हमने 100 वैल्यू कहाँ पास करा दी? फर्स्ट स्टूडेंट के रोल नंबर में। सेकेंड वैल्यू हमने जो ली s2.getData, इससे 200 जो है सेकेंड स्टूडेंट के रोल नंबर में पास हो गया। उसके बाद s1.showCount करेंगे और s2.showCount करेंगे, तो ये हमें वैल्यू देगा 2 ठीक है, दोनों बार में ये वैल्यू क्या देगा? 2 चाहे हम s3 करें, s4 करें, s5 करें, तो उसमें सेम वैल्यू आ जाएगी। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो रहे हैं, अगर 5 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए तो s1.showCount करें, चाहे s2.showCount करें, चाहे s3 को शो काउंट करें, तो हमेशा वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 5 मिलेगी। ठीक है, तो जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते चले जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ काउंट प्लस प्लस दिया हुआ है, तो वैल्यू हमेशा क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी +1 से। तो अकॉर्डिंगली जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो आपको मिलती रहेगी। चाहे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस फंक्शन को कॉल करेंगे, सेम ही वैल्यू आपको मिलेगी काउंट की। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। So static member function has the following properties. A static function can have access to only static data member and functions declared in the same class. तो स्टैटिक जो फंक्शन है वो सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर को यूज़ कर सकता है, अगर कोई और डाटा मेंबर्स हैं उन्हें वो यूज़ नहीं कर पाएगा। और स्टैटिक फंक्शन को हमेशा कॉल किया जाता है क्लास नेम से इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट नेम। हम कभी भी स्टैटिक फंक्शन को ऑब्जेक्ट नेम से कॉल नहीं करते, जैसे यहाँ पे हम s1, s2, s3 कर रहे थे प्रीवियस एग्जांपल में, लेकिन इसे हम क्या करेंगे? क्लास नेम से कॉल करेंगे हमेशा। ठीक है, तो देखिए इसमें एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट क्लास लिया जिसमें प्राइवेट क्या है आपके? इंट रोल नंबर और स्टैटिक इंट काउंट, ये क्या है? प्राइवेट डाटा मेंबर्स। और पब्लिक में हमने 2 फंक्शंस लिए हैं, जिसमें आपका एक है void get data फंक्शन और दूसरा है आपका
स्टैटिक वॉइड शो काउंट। ठीक है, तो शो काउंट जो आपका फंक्शन है ये सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को ही यूज़ कर पाएगा, स्टैटिक डेटा मेंबर्स को। और उसके बाद हमने स्टैटिक वेरिएबल को, जो स्टैटिक है आपका डेटा मेंबर, उसको यहाँ पे इस तरह से डिक्लेयर कर देना है, इंट स्टूडेंट एंड देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन काउंट। जो भी इससे पता रहेगा कौन सी क्लास का है ये वेरिएबल। देन मेन में आप देखिए स्टूडेंट टाइप के हमने 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, s1 डॉट गेट डाटा, s2 डॉट गेट डाटा किया। उसके बाद अगर हम शो काउंट फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? किसी भी एक ऑब्जेक्ट की हेल्प से नहीं करेंगे, इंस्टेड क्लास की हेल्प से कॉल करेंगे। क्लास एंड देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और शो काउंट। ठीक है, शो काउंट फंक्शन हो सकता है और भी क्लासेस में, हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस हो सकती हैं, और मेन में हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या बताना पड़ेगा कि ये शो काउंट फंक्शन कौन सी क्लास का है। तो यहाँ पे क्लास नेम एंड देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, आफ्टर दैट फंक्शन नेम। ठीक है, तो स्टैटिक जो मेंबर फंक्शंस होते हैं उन्हें हम इस तरह से कॉल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो किसी भी क्लास का मेंबर नहीं है, लेकिन वो उस जिस क्लास में फ्रेंड डिक्लेयर किया गया है उस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। So friend functions are not considered as class members. They are normal external functions, but they are given special access privileges. A friend function have access to data members and functions of another class in which it is declared as a friend. They are used in situation when we want a certain class to have access to another class private and protected members. ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, फ्रेंड फंक्शन वो फंक्शन है जो एक नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन उसे हम किसी भी फ्रेंड क्लास में फ्रेंड डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो वाला जो फ्रेंड फंक्शन है वो जिस क्लास में उसे फ्रेंड डिक्लेयर किया गया उसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। पब्लिक मेंबर्स को तो हम कहीं पे भी एक्सेस कर ही सकते हैं। अभी फ्रेंड बनने से उस क्लास का ये क्या कर पाएगा, उसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी एक्सेस कर पाएगा। तो देखिए कैसे फ्रेंड डिक्लेयर करते हैं हम। अगर आपका क्लास है कोई भी, यहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स हैं, अब इससे इस फंक्शन को हमने बाहर डिक्लेयर किया, डिफ़ाइन किया हुआ है, XYZ फंक्शन है, इसे बाहर हमने कहीं डिफ़ाइन किया हुआ है। इस क्लास का ये क्या है, मेंबर फंक्शन नहीं है, लेकिन हम इससे क्या कर देते हैं, इसमें फ्रेंड डिक्लेयर कर देते हैं। तो इस फंक्शन को हमने क्या किया, इस क्लास में फ्रेंड डिक्लेयर कर दिया, friend void xyz, and then that parameter is void, no parameter is accepted here. So यहाँ से क्या होगा, ये फंक्शन क्या हो गया, फ्रेंड डिक्लेयर हो गया इस क्लास में। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर कोई भी हमने डाटा मेंबर्स लिए हुए हैं, इंट एक्स इंट वाई इंट जेड कोई भी लिए हुए हैं, तो उन्हें हम यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। उन पैरामीटर्स को, उन डाटा मेंबर्स को हम यहाँ पे इस फंक्शन में यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए फीचर्स देख लीजिए फ्रेंड फंक्शन के, ये इनमें से ही क्या आते हैं, आपके क्वेश्चंस आते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ कि इन्हें आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, सिर्फ समझना नहीं है, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा, वहाँ पे आप इंस्टेंटली क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, रिकॉल करना पड़ता है हमें चीज़ें, तो वो टाइम वेस्ट करती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास टू विच इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड। ये उस क्लास के स्कोप में नहीं होता है। सिंस इट इज़ नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास, इट कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो इसे हम जब भी कॉल करते हैं एक नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से नहीं कॉल होता है। ठीक है, जैसे हम सी में या C++ में किसी भी सिंपल फंक्शन को विदाउट क्लासेस अगर कॉल कर रहे हैं, तो उसी तरह से हम इसे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल नहीं करेंगे। सो इट कैन बी इन्वोक्ड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से नहीं होगा, एक नॉर्मल फंक्शन की तरह होगा। नेक्स्ट वी हैव अनलाइक मेंबर फंक्शंस, इट कैन नॉट एक्सेस द मेंबर नेम्स डायरेक्टली। तो जो हमारे मेंबर नेम्स होते हैं वो हम अपने फंक्शन में क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे देखा, देखिए तो क्या था, एक मिनट, देखिए यहाँ पे हम रोल नंबर को एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं मेंबर फंक्शन में। ठीक है, ऐसे नहीं लिख रहे हैं कि S1 डॉट रोल नंबर, S2 डॉट रोल नंबर, लेकिन फ्रेंड के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसे ऑब्जेक्ट नेम की हेल्प से प्लस डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर की हेल्प से उसे यूज़ करना पड़ेगा। जैसे A.X, ए कोई भी ऑब्जेक्ट होगा और ये डेटा मेंबर होगा, तो इस तरह से हमें उसे एक्सेस करना पड़ेगा। मेंबर फंक्शन की तरह हम उसे मेंबर नेम से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
इट कैन बी डिक्लेयर्ड ईदर इन द पब्लिक और इन द प्राइवेट पार्ट ऑफ अ क्लास विदाउट अफेक्टिंग इट्स मीनिंग। तो इसे हम पब्लिक में भी सेक्शन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्शन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, उससे उसके मीनिंग पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। यूजुअली इट हैज़ द ऑब्जेक्ट्स एज आर्ग्यूमेंट। तो जर्नली क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन को जब भी हम पास कर रहे हैं, जब भी कॉल कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को एज आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो फ्रेंड फंक्शन है उसके पास एज पैरामीटर्स क्या आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। जहाँ से भी फ्रेंड फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट्स पास करेंगे एज आर्ग्यूमेंट्स। Next we have const member function. So if a member function does not alter any data in the class, then we may declare it as a const member function as follows. अगर कोई ऐसा मेंबर फंक्शन है जो किसी भी डेटा को ऑल्टर नहीं कर रहा है, तो उन फंक्शंस को हम कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे void null, and in this we have two parameters which are of int type, and then we are declaring it as const, ठीक है। तो उसके लिए आपको const कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा डिक्लेरेशन के टाइम पे। तो ये जो भी आपका फंक्शन है, ये ठीक है कुछ भी प्रोसेसिंग कर रहा है, लेकिन ये किसी भी डेटा को ऑल्टर नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट वी हैव पॉइंटर्स टू मेंबर्स। सो देयर आर टू pointer to member operators. First one is this one and second one is this, ठीक है। तो दो पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर्स होती हैं, ये हमारे क्या होते हैं, पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर्स, ठीक है। तो देखिए इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, क्लास ए हमने एक क्या है, ए क्या है आपकी, एक क्लास है, उसमें हमने एक प्राइवेट डाटा मेंबर लिया एम, और एक आपका फंक्शन है, डाटा मेंबर फंक्शन है शो, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ए क्या है, एक क्लास, और एम क्या है आपका यहाँ पे डाटा मेंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम कोई भी पॉइंटर लेते हैं तो हम उसे कैसे डिक्लेयर करेंगे, देखिए इस तरह से, इंट ए क्लास नेम एंड देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर स्टार आईपी, ठीक है। हमने क्या किया है, इंट जो भी टाइप है इसका इंट टाइप है तो इंट लेंगे। उसके बाद हमने क्या लिखना है, क्लास नेम, ठीक है। जैसे भी हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखते हैं कि हाँ इस क्लास से बिलोंग करता है, तो हमने क्या लिया, ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर क्या लिया, कोई भी एक पॉइंटर लिया, आईपी लिया, तो यहाँ पे आईपी ही लिख लेते हैं। क्या लिया, पॉइंटर वेरिएबल लिया, इज इक्वल्स टू m% ए का m, ए क्लास के m डाटा मेंबर की का जो एड्रेस है वो इस पॉइंटर वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इंट एंड देन क्लास नेम, आफ्टर दैट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड यहाँ पे आपका पॉइंटर आ गया, यहाँ पे आपका m% क्लास नेम से पहले आएगा और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन m। तो इससे क्या होगा, जो m है डाटा मेंबर कौन सी क्लास का, ए क्लास का, उसका एड्रेस किस में आ जाएगा, आईपी में आ जाएगा, ठीक है। आईपी क्या है आपका यहाँ पे, एक पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। तो अगर हमें m की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो अगर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, सपोज ए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमने मेन में या कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ए, ठीक है। अब अगर हमने ए ऑब्जेक्ट की m जो डाटा मेंबर है उसकी वैल्यू एक्सेस करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं, a.m लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम किस तरह से एक्सेस कर रहे हैं, देखिए अब हम उस डायरेक्ट उस डाटा मेंबर के नेम की बजाय हम क्या करना चाहते हैं कि उस पॉइंटर की हेल्प से उसे एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने a.m से भी एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से एक्सेस करना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, a.*ip, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये एक ऑपरेटर हो गया, पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, ठीक है। पॉइंटर टू कोई भी एक वेरिएबल को होता है, यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंटर टू मेंबर, और उसका क्या है आपका ऑपरेटर डॉट एंड देन स्टार, ठीक है। अब यहाँ पे आईपी क्या था आपका, एम के लिए एक क्या था, पॉइंटर वेरिएबल, तो a.m जो आपको डिस्प्ले करा के देगा, जो भी ए ऑब्जेक्ट के लिए m की वैल्यू है वही a.*ip डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। इसी तरह से अब हमने क्या किया हुआ है, देखिए एपी क्या लिए, एपी में क्या डाला, एड्रेस ए का, ठीक है। ये क्या, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने पॉइंटर टू डाटा मेंबर, किसी भी एक डाटा मेंबर के लिए पॉइंटर क्रिएट किया है, यहाँ पे हम पूरे ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ए क्या है आपका, एक ऑब्जेक्ट है जो कौन सी क्लास का, कैपिटल है। अब एपी हमने एक पॉइंटर लिया जिसमें हमने क्या डाला है, एड्रेस डाला है ए का, ठीक है। एपी आपने एक पॉइंटर लिया जिसमें आपने एड्रेस किसका डाला है, ए का,
और उससे किस तरह से हम यूज़ कर पाएंगे, ए पी एंड देन दिस, ये वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, जब भी हम किसकी हेल्प से करें, ए पी एंड देन ये भी क्या डिस्प्ले कराएगा आपका, एम। ठीक है, जैसे हम स्ट्रक्चर्स में, अगर आपको याद हो स्ट्रक्चर्स में हम करते हैं उसी तरह से यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ए पी एंड देन ये क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, ऑब्जेक्ट के एड्रेस के थ्रू हमने एम को अगर यूज़ करना है तो हम क्या कर रहे हैं, ये सिंबल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हमने ऑब्जेक्ट की हेल्प से और जो आपका डाटा मेंबर का पॉइंटर है उसकी हेल्प से अगर यूज़ करना है आपने, तो इस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए पी एंड एम ये वाला ऑपरेटर यूज़ करके आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू एम का प्रिंट हो जाएगा और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पे इसी तरह से आपके पास प्रिंट हो जाएगा इन पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये किसका पॉइंटर है, ऑब्जेक्ट का, और ये किसका पॉइंटर है, एक डाटा मेंबर का। अब डाटा मेंबर को प्रिंट कराना है हमने, तो जब हमने दोनों के पॉइंटर्स यूज़ किए हैं तो आप कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, दिस वाला। नेक्स्ट एक होता है C++ में दिस पॉइंटर। सो एवरी ऑब्जेक्ट इन C++ हैज़ एक्सेस टू इट्स ओन एड्रेस थ्रू एन इम्पॉर्टेंट पॉइंटर कॉल्ड दिस पॉइंटर। हर ऑब्जेक्ट जो C++ में है वो अपने एड्रेस को एक्सेस कर सकता है, किसके थ्रू, दिस पॉइंटर के थ्रू। तो दिस पॉइंटर क्या है, आपका इम्प्लिसिट पैरामीटर है सभी मेंबर फंक्शंस के, इम्प्लिसिट है ये। ठीक है, तो तभी हमें क्या करना पड़ता है कि हमें फर्स्ट वाले के लिए रोल नंबर, अगर हम दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं किसी भी फंक्शन में, तो फर्स्ट वाले के लिए हमें ऑब्जेक्ट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो दिस पॉइंटर क्या है, इम्प्लिसिट पैरामीटर है सभी मेंबर फंक्शंस के लिए। देयरफॉर इनसाइड अ मेंबर फंक्शन दिस मे बी यूज टू रेफर टू द इन्वॉकिंग ऑब्जेक्ट। तो अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी हम इस तरह से अगर कॉल करें S1 डॉट गेट डेटा S2, ठीक है, तो S1 के लिए हमें क्या है, उस फंक्शन के अंदर, गेट डेटा फंक्शन के अंदर सिर्फ हम रोल नंबर लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे S1 डॉट रोल नंबर। तो रोल नंबर लिखा है तो वो क्या है, ऑलरेडी क्या है वहाँ पे इम्प्लिसिट है, ये इम्प्लिसिट पैरामीटर है उस फंक्शन के लिए। ठीक है, सेकंड वाले के लिए हमें यूज़ करना पड़ सकता है, सेकंड पैरामीटर के लिए हमें S2 डॉट या ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट में रिसीव करेंगे इसे, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा S2 डॉट रोल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के लिए क्या इम्प्लिसिट पैरामीटर है ये मेंबर फंक्शंस के लिए, तो जो भी इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए हम इसे डायरेक्ट यूज़ करते हैं। फ्रेंड फंक्शंस डू नॉट हैव अ दिस पॉइंटर, फ्रेंड फंक्शंस में दिस पॉइंटर नहीं होता है बिकॉज फ्रेंड्स आर नॉट मेंबर ऑफ अ क्लास एंड ओनली मेंबर फंक्शंस हैव अ दिस पॉइंटर। तो सिर्फ मेंबर फंक्शंस के पास होता है दिस पॉइंटर, सबके पास, और बाकी फ्रेंड फंक्शंस के पास नहीं होता है। नेक्स्ट वी हैव कंस्ट्रक्टर्स। So C++ provides a special member function called constructor, जो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज, अपने आप से इनिशियलाइज करने में हेल्प करते हैं, कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो वो अपने आप क्या हो जाता है, इनिशियलाइज हो जाता है, उस फंक्शन को वो अपने आप ही क्या करता है, कॉल कर लेता है। ऐसा नहीं है कि हमें उसके स्पेशली कॉल करना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। A constructor has the same name as that of a class. Constructor का हमेशा नाम कौन सा होता है, जो क्लास का नाम होता है। Constructors are normally used to initialize variables and to allocate memory. तो हमेशा जो भी वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं उन्हें इनिशियलाइज करने के लिए हम जर्नली यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर्स, और ये मेमोरी को भी एलोकेट करता है। सिमिलर टू नॉर्मल फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर्स में भी ओवरलोडेड। तो जैसे हम नॉर्मल फंक्शंस को ओवरलोड कर सकते हैं उसी तरह से हम कंस्ट्रक्टर्स को भी ओवरलोड कर सकते हैं। तो एक से ज़्यादा अगर हम कंस्ट्रक्टर्स अपने प्रोग्राम में ले रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। When an object is created and initialized at the same time, a copy constructor gets called. अगर हम किसी को ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं और उसे इनिशियलाइज भी कर रहे हैं साथ के साथ, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। वी मे मेक एन ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट इफ इट डज नॉट मॉडिफाई एनी ऑफ इट्स डाटा वैल्यूज। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉन्स्टेंट भी बना सकते हैं अगर वो आगे अपने ही जो उसके मेंबर्स हैं, डाटा मेंबर्स हैं, उन्हें मॉडिफाई नहीं करता है। C++ also provides another member function called the destructor that destroys the object when they are
लॉन्गर रिक्वायर्ड। तो डिस्ट्रक्टर भी होता है एक मेंबर फंक्शन जो प्रोवाइड करता है C++, और वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है सभी ऑब्जेक्ट्स को जब वो नहीं चाहिए। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, ये आपने ध्यान में रखनी है। दे शुड बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन। हमेशा कंस्ट्रक्टर्स को आप पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करेंगे और ये इन्वोक हो जाते हैं अपने आप जब भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। इनका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर्स का कभी भी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, इवन वॉइड भी नहीं होता है। ठीक है, वॉइड भी नहीं होता है। ये नहीं है कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग ये सब नहीं होता है। इवन वॉइड भी नहीं यूज़ करते हैं, हम सिर्फ नेम लिखते हैं। एंड देयरफॉर दे कैन नॉट रिटर्न वैल्यूज़। इसी वजह से जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो कभी भी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इन्हें इनहेरिट भी नहीं किया जाता है। दो अ डिराइव्ड क्लास कैन कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो इनहेरिट नहीं होते हैं। अगर हमारे डिफरेंट फंक्शंस हैं, बाकी के फंक्शंस इनहेरिट हो जाएंगे, लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर हमने बनाया हो वो इनहेरिट नहीं होगा। ठीक है, जबकि जो डिराइव्ड क्लास है वो कॉल कर सकता है बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को। लाइक अदर C++ फंक्शंस दे कैन हैव डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो कुछ आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज़ अगर हम फिक्स कर देना चाहते हैं तो वो हम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ओवर राइट कर जाती हैं वो वैल्यूज़ अगर हम दोबारा से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए पास करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ वैल्यूज़ को अगर आप फिक्स करना चाहते हैं तो वो फिक्स कर सकते हैं। तो बाकी फंक्शंस की तरह डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर्स में भी हो सकते हैं। एंड कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी वर्चुअल। कंस्ट्रक्टर्स वर्चुअल नहीं हो सकते। वी कैन नॉट रेफर टू देयर एड्रेसेस। हम उनके एड्रेसेस को रेफर नहीं कर सकते हैं। जैसे अदरवाइज हम पॉइंटर्स ले लेते हैं, पॉइंटर्स टू फंक्शंस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उनके एड्रेसेस को रेफर नहीं करते हैं। एन ऑब्जेक्ट विद अ कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी यूज्ड एज मेंबर ऑफ अ यूनियन। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें अगर कंस्ट्रक्टर है या डिस्ट्रक्टर है, उसे हम मेंबर, यूनियन का मेंबर की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। They make implicit calls to the operators new and delete when memory allocation is required. जब भी मेमोरी एलोकेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो ये अपने आप से ही कॉल करते हैं ऑपरेटर्स को, न्यू और डिलीट को। ठीक है, इनके लिए हमें इस पे अलग से नहीं मेंशन करना पड़ता। ये ऑपरेटर्स ये अपने आप ही डायनामिकली एलोकेट करा लेते हैं इनसे मेमोरी जब भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये आपके फीचर्स थे कंस्ट्रक्टर्स के। सो C++ में आपके कंस्ट्रक्टर्स 3 तरह के होते हैं: कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। So let's first of all look at default constructor. A constructor which has no argument is known as default constructor. It is invoked at the time of creating object. तो देखिए यहाँ पे क्लास का नेम क्या है, एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय ही नेम से हमने यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाया। अब सी आउट जब किया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। अब जब मेन में है हम तो एम्प्लॉय E1 और E2 हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट लिया तो आपका ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे इस क्लास का तो कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे भी आप कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहे हैं। अगर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहे हैं तो आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इस केस में आपके पास ये आ जाएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। सेकंड टाइम पे भी इसी तरह से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। Next we have parameterized constructor. A constructor which has parameters is called parameterized constructor. It is used to provide different values to distinct objects. तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को different values assign कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आपका क्या है, क्लास है, और यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय लिया है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जहाँ पे हम डिफरेंट पैरामीटर्स को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है ना, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनमें हम वैल्यूज़ को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, डिस्प्ले और फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पे इंट मेन एम्प्लॉय टाइप का हमने एक क्या किया, क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट जिसमें हम क्या वैल्यूज़ ले रहे हैं, एम्प्लॉय 101 सोनिया एंड देन सम सैलरी अमाउंट इज़ देयर, एंड उसके बाद इसी तरह से E2 और यहाँ पे हमने डिफरेंट लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी की ब्रैकेट में भी दे सकते हैं ये सभी वैल्यूज़, E1 की ब्रैकेट में भी दे सकते हैं, तब भी सेम ही कॉल होगा।
और एम्प्लॉय लिख के आगे फर्दर इस तरह से कॉल कर सकते हैं, तब भी यही फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन और वी कैन से कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो दोनों ही तरह से आप कॉल कर सकते हैं, दोनों तरह से आपके पास यही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट वी हैव कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसमें किसी और ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करा रहे हैं। ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यूज़ जो भी A1 के डाटा मेंबर्स में हैं वो सभी A2 के डाटा मेंबर्स में स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, सेव हो जाएंगी, कॉपी हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे हमने एक क्लास ली है ए और यहाँ पे एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम एक पैरामीटर को एक्सेप्ट करें, और एक आपका क्या है कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसमें हमारा किस तरह की वैल्यू है ऑब्जेक्ट डाटा टाइप का तरह का हमारा क्या है जो आर्ग्यूमेंट है वो हमने यहाँ से पास की है, तो ये भी रिसीव क्या कर रहा है एक पैरामीटर जो किस टाइप का क्लास टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी मेंबर्स जितने भी मेंबर्स होंगे A1 के वो सभी की वैल्यूज़ किस में कॉपी हो जाएंगी A2 ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाएंगी। यहाँ पे हमने एक ही डाटा मेंबर लिया हुआ तो एक ही डाटा मेंबर हम कॉपी करें, अगर नंबर ज़्यादा होगा 2 या 3 जितने भी डाटा मेंबर्स होंगे तो सभी को हम यहाँ पे क्या कर देंगे कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है A1 जिसको इनिशियलाइज कराया है, इसको कॉल करने से आपका इसको क्रिएट करने से इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और इसकी जब हम क्रिएट करें तो यहाँ पे इनिशियलाइज करा रहे हैं हम इंस्टेड ऑफ सम वैल्यूज़ हम किससे इनिशियलाइज कराएं किसी ऑब्जेक्ट से, तो ये क्या हो जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो एक ही प्रोग्राम में आप देखिए यहाँ पे हमने एक ही क्लास में हमारे एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर है तो इसे हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं लेकिन सेम नेम से क्या है मेंबर फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रक्टर्स। सो डिस्ट्रक्टर आपका एक मेंबर फंक्शन होता है क्लास का जो एग्जीक्यूट होता है जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप हो जाता है। ठीक है, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है ताकि वो डिलीट कर पाए, डीएलोकेट कर पाए स्पेस जो उसे एलोकेटेड था। ठीक है, सो डिस्ट्रक्टर विल हैव एग्जैक्ट सेम नेम एज द क्लास। क्लास का ही नेम जो होता है वही डिस्ट्रक्टर का नेम भी होता है, लेकिन उसके साथ हम उसके आगे क्या यूज़ करते हैं टिल्ड साइन, एंड इट कैन नीदर रिटर्न अ वैल्यू नॉर इट कैन टेक एनी पैरामीटर्स। तो जो डिस्ट्रक्टर होता है वो कभी भी कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता और साथ के साथ वो कभी भी कोई भी पैरामीटर्स को एक्सेप्ट नहीं करता। So destructor can be very useful for releasing resources before coming out of the program like closing files या releasing memories। तो ये आपका रिलीज करने के लिए सोर्सेस बहुत हेल्पफुल रहता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में होपफुली हम अपना C++ पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।